देखिए और टॉपिक हम लोग देखते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। किसी बिंदु पर विभव या विद्युत विभव, तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम लोग किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। ठीक है पहले बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में एक चीज पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हम लोगों ने सीखा था। तो चूंकि विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हम लोगों ने सीखा था तो वो एक सदिश राशि होती थी। ठीक उसी प्रकार से हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण ही किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना सीखेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से ये बिंदु कितने प्रकार से हो सकते हैं? एक तो यह बिंदु अक्ष पे हो सकता है या यह बिंदु निरक्ष पे हो सकता है, जैसे कि हम लोग अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पढ़े थे। इसी प्रकार से यह बिंदु किसी भी स्थिति में हो सकता है। तो तीनों स्थिति में हम लोग देखेंगे इसको। तो पहला हम लोग देखेंगे अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, ठीक है। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र, इसको बोलते हैं क्या? अक्षीय स्थिति में विभव, ठीक ना। पोटेंशियल इन एक्सियल फॉर्म। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? वही जो हम लोग पहले करते थे, सेम वही प्रक्रिया पूरी रहेगी। एक विद्युत द्विध्रुव बनाइए, मान लेते हैं कि ये एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू लिखते जाएंगे इसको। ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू अक्षों से मिलके बना है, जिसके बीच की दूरी कितनी होती है? 2a। तो यहां से यहाँ की वैल्यू ए हो जाएगी और ये भी वैल्यू ए हो जाएगी। अब बिंदु O से हम लोग किस स्थिति में पढ़ रहे हैं? अक्षीय स्थिति में पढ़ रहे हैं। तो विद्युत द्विध्रुव का अक्ष क्या होता है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ही विद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। तो इसके अक्ष पे ही हमने मान लिया, इसके अक्ष पे ही कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो इसके अक्ष पर ही हम कितने दूरी पे लिए और कहां से लिए? मान लेते हैं बिंदु O से R दूरी पे हमने एक बिंदु P लिया, इस पर विद्युत विभव गणना करनी है। बच्चों ये उसी प्रकार से है। किस प्रकार से? जैसे हम लोग अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पढ़े थे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, ठीक उसी प्रकार अब यहाँ उसमें हम लोग विद्युत क्षेत्र का फार्मूला लगाते थे और यहाँ पे हम लोग विद्युत विभव का फार्मूला लगा देंगे, बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो देखिए ये लिख लिया आपने, ठीक है। क्या लिखेंगे? ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू अक्षों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2a है, ठीक है ना। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P लिया जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। अरे ये तो पूरी कहानी वही है, विद्युत द्विध्रुव क्या है उसको लिख देना है, इसके बाद यहाँ से इसको निकालना है। ये सब और कहानी पहले जैसे है, ठीक है, गणनी है। तब लिखेंगे आगे, तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव इक्वल टू 1/4πε0 प्लस क्यू आवेश कारण निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ प्लस वाला रहेगा। डिस्टेंस कितना है? BP। यहाँ पे दिशा लिखने की जरूरत है क्या? डायरेक्शन लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि विभव एक अदिश राशि होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब बीपी की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? क्या लिख सकते हैं इसको? 1/4πε0 Q/BP। BP को लिख सकते हैं हम लोग OP -
बीपी चाहिए हमको, ओपी माइनस ओबी, ओपी माइनस, भाई ओ से पी के डिस्टेंस में ओबी को माइनस कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, हमें ये चाहिए बी से पी की दूरी, ये लिख दिया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओपी कितनी है आर माइनस एल, ओबी कितनी है एल लिख रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, इतना हम लोगों ने लिख लिया। ये हो गया आपका किसके कारण, प्लस क्यू माइनस के कारण बिंदु बी पर विद्युत विभव, मान लेते हैं कितना है V1। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 1/4πε0 इंटू यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्यू, क्योंकि माइनस क्यू आवेश यहाँ पे है, अपान डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए से पी, तो लिख देंगे हम लोग ए पी, या इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 माइनस क्यू अपान ए पी की डिस्टेंस देखिए ए से पी, तो ए से पी डायरेक्ट पूरा दूरी तो पता नहीं है हमको, तो ओ से पी पता है और ओ से ए पता है, तो ओ पी प्लस ओ ए, इसको लिख सकते हैं हम लोग आगे माइनस, अगर हम लोग बाहर निकाल के रख दें इसे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो बाहर आ जाएगा, ओपी मतलब हो जाएगा एल आर प्लस एल, ये हो गया आपका बीटी, ये वैल्यू आ गई। अब हमको क्या निकालना है, बिंदु पी पर कुल विभव, चूंकि विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर कुल विभव, कुल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अदिश राशि आपस में जुड़ता है इसलिए कुल लिख रहे हैं। V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, तो V इक्वल टू V1 की वैल्यू रखिए, हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q अपान R माइनस ए प्लस 1/4πε0, चूंकि ये माइनस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस Q अपान R प्लस ए। सॉल्व करिए इसको, देखिए Q अपान 4πε0 दोनों में कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे, बस समझ में आ गई। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा Q अपान 4πε0, एलसीएम लेंगे इसका r माइनस से r प्लस ए, जब सॉल्व इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो क्या बचेगा, ये इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगा r प्लस ए r माइनस ए, ठीक है। तो b इक्वल टू Q अपान 4πε0, पुस्तक को यहाँ से हटाइए, हो जाएगा r प्लस ए माइनस आर प्लस ए, माइनस का माइनस हो जाएगा और ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से, इसमें जो कट रहा है उसको काटिए, बचा क्या, ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग, क्यू ये है ए प्लस ए टू ये आ गया ऊपर में, हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, चूंकि पुराने जैसे हम लोग लगाते थे, आर क्या है बहुत बड़ा है ए से, तब ये की उपेक्षा करने पर, ये की उपेक्षा करने पर, तो ये क्या हो जाएगी, भी की वैल्यू 1/4πε0, ये हो जाएगी p अपान आर स्क्वायर, चूंकि q इंटू 2a इक्वल टू होता है p, आपको पता है ये हो जाएगी आपकी v की वैल्यू p अपान आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी है, ये अच्छी स्थिति में आपका विद्युत विभव आ गया, एग्जाम में आपके आता है ना, इसको आप लोग अच्छे से नोट करिए, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से निरक्षित स्थिति में क्या हो जाएगा, ये जो P बिंदु हम लोगों ने अक्ष पे लिया था, इसको हम लोग कहाँ ले लेंगे, निरक्षीय स्थिति में, तो दूरी इसकी समान हो जाएगी, ठीक है ना।
चलिए हम लोग सेकेंड कंडीशन में देखते हैं बच्चों। यहाँ पे ये अक्षीय था, अब हम लोग निकालेंगे क्या, निरक्षीय स्थिति में विभव। देखिए हम परिवर्तन कर रहे हैं, क्या परिवर्तन होगा भाई, देखिएगा ये आर जो पी बिंदु था, ये तो बिंदु विभव है ही। जो पी बिंदु है वो बिंदु ओ से लंबवत ऊपर की ओर एक बिंदु होगा पी, इसको हम ए से मिला देंगे और इसी को हम बी से मिला देंगे। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे परिवर्तन हुआ। अब हम लोग लिखेंगे क्या, वही सेम, ये भी विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू प्लस क्यू वजह से मिलकर बना है, जिनकी बीच की दूरी 2a है। ठीक है ना। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, यानी कि उसके लंबवत, अक्ष के लंबवत, ब्रॉड ऑन साइड बोलते हैं इसको ना, लंबवत O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिसमें विद्युत विभव की गणना करनी है। अब इसी प्रकार से प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 इक्वल टू कितना है, क्यों, दूरी कितनी है BP, तो दूरी हो जाएगी इसकी BP, और BP की दूरी जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है बच्चों, ये देखिए अगर ये A है, ये R है, तो ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। चूंकि ये कर्ण है तो हम लोग लिख सकते हैं कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। या इसको अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो इसे लिख सकते हैं BP का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा कितना, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमको BP चाहिए ना, तो BP इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो BP की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, BP अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बात समझ में आ गई, ये परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार से माइनस क्यू में स्टार्ट हो जाएगा, डिस्टेंस कितना, ठीक है AP, और AP की डिस्टेंस कितना है, जितना ये होगा उतना ये भी होगा, R स्क्वायर प्लस, क्योंकि दूरी तो बराबर हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत है बच्चों, ये हो गया आपका V1 और ये हो गया V2। बिंदु विभव ये पूरा वैसे लिखेंगे, एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर कुल विभव सेम, कुल विभव क्या हो जाएगा सेम, इसकी वैल्यू। तो इसकी अब सॉल्व करते हैं हम लोग, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, चलिए आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। ये बात समझ में आ गया, सेम वैसे ही है। V1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q अपान R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, यानी कि B की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो हमको भैया पता चलता है कि निरक्षीय स्थिति में जब कोई बिंदु P हो, विद्युत द्विध्रुव के कारण अगर हम विद्युत विभव निकाल रहे हैं तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव कितना आता है, 0 आता है। ये आपको ध्यान देना है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान कितना आता है, 0। अब हम लोग कंपेयर करते हैं, जो हम लोग विद्युत क्षेत्र निकालते थे तो E समानुपाती होता था 1/r³ के, होता था, क्यों, क्योंकि E की वैल्यू कितनी आती थी बच्चों, E इक्वल टू आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपान r की घात 3 आता था नीचे में। तो ये r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और V जो होता है वो R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को आप लोग याद रखेंगे, भूलिएगा मत। देखिए अक्षी में कितना आता था, R स्क्वायर नीचे, बिंदु आवेश के लिए या अभी विभव निकाले थे हम लोग तो कितना आया था, R स्क्वायर के लिए आया था अक्षीय स्थिति में। तो ये जो होता है विद्युत विभव जो मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जो विद्युत क्षेत्र होता है दूरी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि जो विभव है दूरी के साथ कम तो होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तुलना में कम होता है। मतलब कि ये दूरी जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा कम होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब तो ये होता है कि इस वैल्यू को हम जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ये वैल्यू कम होगी। तो ये r की घात 3
टाइम। समझ में आ रहा है बात? उतने ये कम होता है, मतलब बहुत तेजी से कम होता है ये, और इसका मान धीरे धीरे कम। मैंने कल ग्राफ बना के बताया था, ये चीजें हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। किसी भी स्थिति में है आप, अगला जो है वो क्या है, किसी भी स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए, तो चूंकि ये आता है अक्षीय और निरक्षीय, आपके एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। अगर किसी भी स्थिति में